आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सो ये ऑर्डर बेसिकली दो सब्जेक्ट से डील करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट ये है कि सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, यानी जब माइनर के अगेंस्ट दावा दायर किया जाएगा या ये किसी के अगेंस्ट जब दावा दायर करता है। एक तो ये सब्जेक्ट है इस ऑर्डर में कवर हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो इस ऑर्डर में कवर हुआ है वो ये है कि सूट बाय और अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि जो अनसाउंड माइंड, ये जो पागल वगैरह लोग होते हैं, मेंटली अनफिट लोग होते हैं, जब ये लोग कोई दावा दायर करते हैं या इनके अगेंस्ट जो दावा दायर किया जाता है, वो एक सब्जेक्ट इस ऑर्डर 32 में कवर हुआ है। टोटल 16 रूल्स हैं इस ऑर्डर के। अब इन 16 रूल्स को कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने माइंड में एक टिप याद रख लें कि हमें ये किस तरह याद रहेगा कि ऑर्डर 32 बेसिकली सूट बाय अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से डील करता है। तो इसके लिए टिप ये है कि बच्चों की स्पेशलिटी होती है जो माइनर है कि वो लोग ना स्माइल बहुत करते हैं, बच्चे मुस्कुराते ज़्यादा हैं। इसी तरह जो लोग पागल लोग होते हैं वो भी मुस्कुराते ज़्यादा हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा हो तो हम उसे यही कहते हैं, नॉर्मली हम उसे यही कह रहे होते हैं कि दिमाग ठीक है, दिमाग तो नहीं फिर गया, दिमाग सही है। इस तरह के अल्फाज हम उस बंदे को कहते हैं कि पागल तो नहीं हो गए। तो इस तरह जो पागल लोग होते हैं वो भी स्माइल ज़्यादा करते हैं, जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा स्माइल करते हैं, और स्माइल जो है वो विद द हेल्प ऑफ टीथ होती है, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने आपके पास जो है वो टीथ होते हैं, वो दांत कितने होते हैं, वो 32 पे 32 होते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर 32 है वो डील करता है इस सब्जेक्ट से, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और सूट बाय और अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन। अब आई होप आपको ये याद रहेगा कि ऑर्डर 32 किस से डील करता है। अब अगर बात करें कि इसमें टोटल कितने रूल हैं, तो टोटल 16 रूल्स हैं इसमें डिस्कस हुए। और 16 रूल्स को भी याद रखने को कि ऑर्डर 32 में 16 रूल्स हैं, ये किस तरह आप याद रख सकते हैं कि अगर 32 का हाफ करें तो वो 16 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर 32 के अंदर 16 रूल्स हैं। अब हम लोग इसके रूल्स की डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो जो फर्स्ट 14 रूल्स हैं ना, वो बेसिकली डील करते हैं इसके फर्स्ट सब्जेक्ट से, यानी सूट बाय और अगेंस्ट माइनर से। बेसिकली इसके जितने रूल्स हैं वो इसके जो 2 सब्जेक्ट इस ऑर्डर में डिस्कस किए हैं वो सबसे डील करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि फर्स्ट 14 रूल्स में ये एक्सप्रेसिवली तौर पर माइनर से ही डील कर रहे हैं, और 15 में फिर इन्होंने जनरली डिस्कस कर दिया कि वही जो फर्स्ट 14 रूल्स हैं वही सेम रूल्स अनसाउंड माइंड पर्सन भी जब दावा कर रहा होगा या उसके अगेंस्ट भी किया जा रहा होगा तो वही रूल्स अप्लाई होंगे। और जो रूल 16 है वो इस ऑर्डर की नॉन एप्लीकेबिलिटी यानी सेविंग क्लॉज़ आप कह सकते हो, कि इसमें बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर 32 जो है वो बेसिकली किन मैटर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर अब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है तो अब हम इसके रूल्स की तरफ जाते हैं। अब रूल्स भी टोटल 16 हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, इनको भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लिए भी आप एक टिप ले लें, आप इनको पार्ट्स की सूरत में डिवाइड कर लें कि इस ऑर्डर में कितने पार्ट्स डिस्कस हुए हैं। जब आप पार्ट्स की सूरत में डिवाइड कर लोगे तो फिर आपको याद रखना और आसान हो जाएगा। लाइक ऑर्डर 32 16 रूल्स, 32 का हाफ होता है 16, 16 रूल्स याद रह गए। अब हम लोग इसको पार्ट्स में, इसमें टोटल 8 पार्ट्स जो हैं हम लोगों ने इसके बनाए हैं कि 8 पार्ट्स जो हैं वो इस ऑर्डर में डिस्कस हुए हैं, और 16 का हाफ कितना होता है 8। तो अब आपको याद रह जाएगा कि इसमें टोटल 8 चीज़ें ही इस ऑर्डर में कवर हुई हैं। अब वो क्या 8 चीज़ें हैं, पहले मैं वो आपको ज़रा थोड़ा-सा जनरल ओवरव्यू दे दूँ और उसके बाद फिर मैं आपको रूल्स जो है ना यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो टोटल 8 पार्ट जो हैं वो इस ऑर्डर 32 के अंदर कवर हुए हैं। नंबर 1 इसका जो पार्ट है वो डील करता है इसके जनरल रूल से। जनरल रूल यही है और इससे रूल 1 और 5 डील करता है। जनरल रूल यही है कि अगर कोई सूट जो है करना है माइनर के बिहाफ़ पे, इंस्टीट्यूट करना है तो वो उसका नेक्स्ट फ्रेंड करेगा। इसी तरह माइनर के बिहाफ़ पे कोई सूट डिफेंड करना है तो वो गार्डियन करेगा, और इसी तरह कोई एप्लीकेशन देनी है माइनर के बिहाफ़ पे तो वो नेक्स्ट फ्रेंड देता है, और अगर एप्लीकेशन डिफेंड करनी है माइनर के बिहाफ़ पे तो वो उसका गार्डियन करेगा। रूल 1 और 5 इस जनरल रूल से डील करते हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकंड पार्ट जो है इस ऑर्डर का, वो डील करता है कि अगर इसी जनरल रूल की, जो कि रूल 1 और रूल 5 में बताया गया है, उसकी वायलेशन की जाए तो देन क्या कंसिक्वेंस होंगे। इससे डील करता है रूल 2 एंड 3। फिर थर्ड पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो डील करता है कि कौन पर्सन नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। इससे डील करता है रूल 4 ऑफ ऑर्डर 32।
नेक्स्ट फोर पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो ये है कि नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन पर किन चीज़ों के हवाले से बार लगी हुई है। रूल 6 और 7 इससे डील करता है ऑर्डर 32 का। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए, 4 रह गए। फिफ्थ पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो डील करता है कि मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन से डील करता है कि आप किस तरह इन्हें जो ये अपॉइंट हुए हुए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन को टर्मिनेट कर सकते हो। इसमें रिज़ाइन, रिमूवल, डेथ, इस तरह के अदर सिनेरियोज डिस्कस किए हुए हैं। रूल 8 to 11 इस पोर्शन से डील करता है। नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो ये है कि जब एक माइनर मेजर हो जाता है देन फिर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। रूल 12 to 14 इस पार्ट से डील करता है। सही, 6 पार्ट हो गए। अब 7 पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो इस मैटर से डील करता है कि इस ऑर्डर की प्रोविजन जो है वो माइनर के अलावा अनसाउंड माइंड पर्सन पर भी अप्लाई होंगी। ठीक है, रूल 15 इससे डील करता है। अब लास्ट पार्ट और 8 पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो ये है कि ये ऑर्डर 32 की प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होती, किस मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में, किन मामलात में ये ऑर्डर 32 की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। आप एक तरह से कह सकते हो कि ऑर्डर 32 की ये सेविंग क्लाउज है। इसका रूल 16 इससे डील करता है जिसमें आपको बताया गया है कि ऑर्डर 32 किन मैटर पर अप्लाई नहीं होता। तो टोटल 8 पार्ट हैं ऑर्डर 32 के। ऑर्डर 32 अब आपको याद रहेगा स्माइल की वजह से डील करता है ये माइनर पर्सन से और अनसाउंड माइनर पर्सन से, कि जब वो दावा दायर करते हैं उनके अगेंस्ट दावा किया जाता है। ये ऑर्डर 32 माइनर अनसाउंड माइनर पर्सन से डील करता है। टोटल 16 रूल्स हैं। 32 का हाफ 16 होता है। टोटल 8 पार्ट्स हैं क्योंकि 16 का हाफ 8 होता है। तो अब आपको अगर याद रह जाएगा ये सारी टिप्स की मदद से, तो अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये ऑर्डर जो है वो बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। आप इसको सुनने से पहले ये चीज़ अपना माइंड क्लियर कर लें कि सिंपल सी इसकी वर्डिंग है, आसान सा ये ऑर्डर ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये आपको आसानी से समझ आ जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। रूल 1 कहता है माइनर टू स्यू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। के टाइटल से क्लियर हो रहा है कि माइनर ने जब स्यू करना है, मतलब उसने सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ बता दी गई है ऑर्डर 32 के रूल 1 में। यही सेम पॉइंट डिस्कस हुआ था ऑर्डर 1 का रूल 10 का सब रूल 3 या 4 था आई गेस, जिसमें यही सेम पॉइंट डिस्कस किया गया था कि अगर आपने माइनर को पार्टी ऑफ द सूट बनाना है तो उसके लिए आपको उसके नेक्स्ट फ्रेंड को भी पार्टी ऑफ द सूट बनाना पड़ेगा। उसके बगैर आप सूट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। सो रूल 1 क्या कहता है? वो कह रहे हैं एवरी सूट बाय अ माइनर शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय अ पर्सन हु इन सच सूट शेल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। वो कह रहे हैं कि कोई भी दावा माइनर की तरफ से करना है होगा इसके नाम पे ही, माइनर के नाम पे ही होगा दावा, लेकिन करेगा कौन? वो पर्सन करेगा जो जिसको इस सूट में हम इस माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड कहेंगे। सो अगर आपको रूल 1 समझ आ गया तो अब रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 कहता है वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाइल। सो टू सब रूल है इसके। सब रूल 1 क्या कहता है कि वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय और सॉरी, रूल 1 के अंदर ना पंजाब में एक अमेंडमेंट आई है, उसको भी पहले मैं क्योंकि मुझसे ना मेजोरिटी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पंजाब अमेंडमेंट किसी किसी ऑर्डर में स्किप हो गई है। सो अब मुझे भूल जाता है तो कोई मसला तो नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी पंजाब अमेंडमेंट क्या आई है रूल 1 में। सिंपल सी एक लाइन है, वो कह रहे हैं एट द फॉलोइंग वर्ड सच पर्सन मे बी ऑर्डर टू पे एनी कॉस्ट इन द सूट एज इफ ही वर द प्लेंटिफ। वो कह रहे हैं अगर यही जो पर्सन नेक्स्ट फ्रेंड है ना इस सूट में, इसको हम लोग कोस्ट पे करने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है अगर तो ये इस केस के अंदर प्लेंटिफ हो। बजाते खुद अगर वो प्लेंटिफ है तो उसे कोस्ट पे करने का भी ऑर्डर किया जा सकता है उस नेक्स्ट फ्रेंड को। अब आप चलो रूल 2 की। रूल 2 कहता है कि जब एक दावा बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के किया जाता है देन प्लेन टू बी टेकन, मतलब प्लेन इस सिचुएशन में रिटर्न कर दी जाएगी। दो सब रूल है। सब रूल वन ये क्या हुआ? सब रूल 1 वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब जब एक दावा दायर किया गया आया माइनर की तरफ से किया गया या इसके बिहाफ पर किया गया बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के किया,
इसने खुद किया या इसके बिहाफ पे किसी ने बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के किया। द डिफेंडेड में अप्लाई टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फ्लाई। तो डिफेंडेड को तो मौका मिल गया, उसने फौरी तौर पर वो दरख्वास्त दे देगा कि इसकी प्लेन को रिटर्न किया जाए विद कोस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर अदर पर्सन बाय whom इट वाज प्रेजेंटेड। और जस्ट रिटर्न नहीं ना की जाए, वो कहते हैं इस पर जुर्माना भी डालें, इस पर कॉस्ट भी डालें। अब वो कॉस्ट किसने पे करनी है, या तो वकील ने या फिर उस पर्सन ने जिसकी तरफ से ये प्लेंट प्रेजेंट की गई थी। सब रूल 2, notice of such application shall be given to such person and the court after hearing his objection if any make such order in the matter as it think fit। अब इस एप्लीकेशन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा सच पर्सन, मतलब जिसने ये प्लेंट दी थी उसको इस एप्लीकेशन का नोटिस दिया जाएगा, और कोर्ट जो है वो इनके ऑब्जेक्शन इस एप्लीकेशन पर सुनने के बाद अगर कोई है वो ऑर्डर पास करेगी जो उसे बेहतर लगेगी। अब नोटिस देने के पीछे क्या प्रूडेंस है भाई, हम लोग पढ़ कर आए हैं आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी आपने डिसाइड करनी है तो फेयर ट्रायल उसका राइट है कि उसको डिटरमाइन करने के लिए, सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने से पहले एक फेयर ट्रायल उस पार्टी का। तो इधर भी फेयर ट्रायल के तहत ही नोटिस कोर्ट देती है कि पहले हम दूसरी इस पार्टी का मौक़िफ़ तो हमने सुन लिया जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया, पहले हम दूसरी पार्टी का तो ऑब्जेक्शन सुन लें, उसके अगेंस्ट कोई फैसला करें। ये नहीं कि कोर्ट आप खुद रही होकर खुद ही कोई उसको आए है दरख्वास्त तो वो अन्य व फैसले देना शुरू कर दे। वो दूसरी पार्टी को भी नोटिस भेजती है कि भाई ये आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, कि आपको इससे कोई एतराज़ तो नहीं। तो नोटिस भेजने के पीछे बेसिकली ये प्रूडेंस होती है। वो इसलिए उसे नोटिस भेज रही है कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि वो पर्सन जिसने दरख्वास्त दी है उस वो माइनर ना रहा, वो मेजर हो गया, उसका बस अब नादरा से शनाख्ती कार्ड बनने वाला CNIC रह गया हो, तो वो हो सकता है वो कोर्ट में आके प्रोड्यूस कर दे कि कहाँ रह गया हूँ मैं माइनर, तो वो इसलिए भी हो सकता है नोटिस भेज सकती है। खैर इसे कम्प्लेक्स नहीं करते सिचुएशन को, सिंपल ये है कि आप लिटरल इंटरप्रिटेशन तक रहें, अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट अब रूल 3 की तरफ जाते हैं। अगेन ये कि रूल 3 पर जाने से पहले रूल 2 के अंदर पंजाब लेवल पे एक सब्स्टिट्यूशन हुई है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। सो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर 32 फॉर रूल 2 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। चलें जी। वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, अगर तो दावा दायर किया जाता है बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के। 3 सब रूल 1 वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर दावा दायर किया गया या माइनर ने किया या उसके बिहाफ पे किसी ने किया दोनों ने ही बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के, द कोर्ट में ऑन सच फैक्ट कमिंग टू इट्स नोटिस अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू रेमेडी द डिफेक्ट। तो कोर्ट को जैसे ही ये फैक्ट उसकी नॉलेज में आया, उसने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चांस दिया, नोटिस दिया कि आप इस डिफेक्ट को ठीक कर लें। यानी आप ये देख सकते हैं कि पंजाब लेवल पर फेडरल लेवल में यही फ़र्क है कि वहाँ पर कोर्ट ने आपको मौका नहीं दिया था, जबकि डिफेंडर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वही देख के मौका मारो चौका वाली सिचुएशन बना के उसने आपके अगेंस्ट दरख्वास्त दे दी थी कि भाई ये तो माइनर है, इसको आप इसका दावा डिसमिस करें, इसकी प्लेन रिटर्न करें। यहाँ पर ये हुआ कि अगर एक पर्सन ने दावा दायर किया या उसके बिहाफ पे किया, माइनर ने किया सॉरी, या उसके बिहाफ पे किसी पर्सन ने किया बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के किया, कोर्ट को पता चला कि ऐसी सिचुएशन है, केस में तो माइनर इन्वॉल्व है, तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने इस डिफेक्ट को रिमूव करें। सब रूल 2 कहता है कि वेयर द डिफेक्ट इज नॉट रिमूव्ड, अगर अब ये डिफेक्ट रिमूव नहीं हुआ, मतलब आपने शाफ़ी की ज़ुबान नहीं समझी, द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट और ऑफ इट्स ऑन मोशन, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि या तो वो स्यू मोटो यानी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट की दरख्वास्त पे ऑर्डर करेगा कि प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाए विद कॉस्ट के साथ, जुर्माना डाल के करेगी कि भाई या उस वो जुर्माना या तो वकील ने पे करना है या उस पर्सन ने पे करना है जिसकी तरफ से ये प्लेंट प्रेजेंट हुई थी। Sub Rule 3, notice of application submitted under Sub Rule 2 shall be given to the pleader or such other person and the court may after hearing his objection if any make appropriate order। सो कह रहे हैं कि जब दरख्वास्त आती है ना सब रूल 2 के तहत डिफेंडर की तरफ से, तो उसका नोटिस देते ही है कोर्ट वकील को या किसी दूसरे पर्सन को, और फिर उसके बाद कोर्ट जो है इनके ऑब्जेक्शन सुनती है और सुनने के बाद जो उसे बेहतर लगता है वो एक मुनासिब ऑर्डर पास कर देती है इस सिचुएशन में। सो अब आपके फर्स्ट 2 रूल तो कवर हो गए, अब चलते हैं रूल 3 की तरफ। रूल 3 है गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेड। सो रूल 3 बेसिकली इस सिनेरियो से डील कर रहा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि केस के अंदर जो डिफेंडेड है ना वो आपका माइनर हो, तो उसके लिए अब गार्डियन कोर्ट खुद से अपॉइंट कर देगी, टाइटल से ये चीज़ क्लियर हो रही है।
टोटल कितने रूल हैं इसमें? टोटल 5 सब रूल हैं। सो सब रूल 1 क्या कहता है? सब रूल 1 कहता है वेयर द डिफेंडेड इज अ माइनर द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज माइनॉरिटी शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन टू बी गार्डियन फॉर द सूट फॉर सच माइनर। अगर डिफेंडेड माइनर है, कोर्ट भी सेटिस्फाई हो गया कि वाकई ये माइनर है, तो फिर वो इस माइनर के लिए इसके केस में एक पर्सन को इसका गार्डियन अपॉइंट कर देगी। अब सवाल यहाँ पर ये रेज होता है, ये क्वेश्चन रेज होता है कि कोर्ट कैसे सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई पर्सन माइनर है। तो देखें इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक विद कोर्ट जो है उसके पेट्रीनेंट डॉक्यूमेंट्स की बेस पे चीज़ को डिटरमाइन करती है। लाइक उसका CNIC तो हो ही नहीं सकता स्टेज पे, क्योंकि वो तो मेजर पर्सन का डॉक्यूमेंट है। लाइक कोर्ट उसके बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट को देखकर ये डिसाइड करती है कि ये तो माइनर है, इसकी 18 से कम एज है। या फिर कोर्ट जो है वो उसका टीथ टेस्ट करवाती है, या फिर उसका बोन टेस्ट कराती है, जिसे आई थिंक सो ऑस्टियोपोरोसिस टेस्ट कहते हैं। नहीं, आई थिंक सो वो तो बोन की कोई डिजीज़ है। आप बस इतना फ़र्ज़ कर लें कि बोन टेस्ट या तो उसका होता है, या फिर उसका टीथ टेस्ट होता है, या फिर उसके पेट्रिनेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे उसके बेफॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट को देख के ये डिटरमाइन करती है कि ये पर्सन माइनर। जैसे कि दुआ ज़ारा का इंसिडेंट हुआ था हमारी कंट्री में, उसका केस था, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई इसका टेस्ट करवाया जाए, तो उसमें इसका टीथ टेस्ट भी हुआ था और वोन टेस्ट भी हुआ था। और जैसे कि उसमें फिर कोर्ट ने डिटरमाइन किया था, जब टेस्ट मेडिकल की रिपोर्ट आई थी तो पता चला था कि वो माइनर है, मेजर नहीं है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह भी रिलेट करें, आपको याद रह जाएगा कि किस तरह उसकी माइनॉरिटी डिसाइड होती है। हम एक फील्ड है साइंटिस्ट की, जैसे हम कहते हैं आर्कियोपोलॉजिस्ट ना, वो फॉसल फ्यूल्स की स्टडी करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि बाक़ियात मिली हैं, फॉसल फ्यूल्स बेसिकली मिले हैं। बायो में इसके लिए ये टर्म यूज़ होती है, अगर किसी पुराने हशरात की जो डेड हो चुकी हैं उनकी कोई चीज़ मिलती है, तो फिर वो, और कदीम ज़मानों पे की जो लोगों की बाक़ियात मिलती हैं, फॉसल फ्यूल्स मिलते हैं, उनकी वो लैब में बेसिकली क्या मिलता है, उनकी हड्डियाँ मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनसे वो लोग डिटरमाइन करते हैं, और फिर हम लोग कहते हैं ना कि ये इतने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी, क्योंकि टीथ से और बोन से बेसिकली एज फैक्टर डिटरमाइन हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या कोई और लिविंग क्रिएचर हो। सो बेसिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है कि केस के अंदर अगर डिफेंडेंट जो है वो माइनर है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है इस फैक्ट से कि ये माइनर है, तो फिर वो इसके लिए सूट में इस माइनर के लिए एक गार्डियन अपॉइंट कर देगी। सब रूल 2 कहता है कि एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर द सूट may be obtained upon application in the name and on behalf of a minor by the plaintiff। मतलब कि सब रूल 2 ये कह रहा है कि जब आप लोगों ने एक माइनर के लिए सूट में गार्डियन अपॉइंट करना है, तो इसकी गार्डियन की अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है बेसिकली 3 सिनेरियो की बेस पे। नंबर 1 ये कि अगर माइनर खुद दरख्वास्त देता है कि मेरे लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तो उसकी अपनी दरख्वास्त पे दिया जा सकता है। नंबर 2 माइनर के बिहाफ पे कोई और पर्सन दरख्वास्त देता है कि इसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तब हो सकता है। नंबर 3 ये कि प्लेंटिफ दरख्वास्त देता है कि भाई डिफेंडेड माइनर है, इसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाए। तो इन 3 सिनेरियो के अंदर कोर्ट ऐसे माइनर डिफेंडेड के लिए गार्डियन अपॉइंट करने का ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट है सब रूल 3 सच एप्लीकेशन। अब जो ये आपने दरख्वास्त देनी है, इसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई ना, वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हर चीज़ की कुछ कानूनी तकाज़ात होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। तो सब रूल 3 में भी यही बताया गया है कि जो सब रूल 2 की आपने दरख्वास्त देनी है, रूल 3 ऑफ ऑर्डर 32 के तहत उसके साथ कुछ तकाज़ात हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आपने पूरी करनी है। वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है? वो कह रहे सच एप्लीकेशन शेल बी supported by an affidavit verifying the fact that the proposed guardian has no interest in the matter in controversy in the suit adverse to that of minor and that he is a fit to be so appointed। So कहने की जो दरख्वास्त आपने देनी है ना, इसके साथ आपने एक बयान हल्फी लगाना है, और उस बयान हल्फी में आपने 2 फैक्ट मेंशन करने हैं। नंबर 1 तो ये कि आपने कहना है कि जो पर्सन आप प्रपोज गार्डियन, मतलब जिसे आप गार्डियन अपॉइंट करवाना चाहते हो, तो आपने शो करना है कि ये पर्सन फिट है टू बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन। मतलब कह सकते हैं कि भाई ये मेजर है, साउंड माइंड है, इसमें किसी किस्म का भी कोई बुरी आदत नहीं है, एक फिट कॉम्पिटेंट पर्सन है गार्डियन अपॉइंट होने के लिए। एक तो आपने अपने एफिडेविट में ये फैक्ट मेंशन करना है। दूसरा जो मेन चीज़ है, जो कि इसके गार्डियन के अपॉइंट होने पर डिपेंड करेगी, जिस पर इसका फैसला होना है कि आया इसे गार्डियन अपॉइंट किया भी जाए कि नहीं, वो ये आपने अपने एफिडेविट में मेंशन करना है कि इस प्रोपोज गार्डियन का कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इन सूट में जो कि माइनर के इंटरेस्ट के एडवर्स हो।
मतलब जो इंटरेस्ट माइनर का है, आपने ये कहना है कि इसका उस केस में जो माइनर का इंटरेस्ट है, आपने ये चीज़ मेंशन करनी है कि उस इंटरेस्ट से ऑपोजिट एड्रेस नहीं है इस प्रपोज गार्डियन का। मतलब कि केस के अंदर कि दो किन पार्टीज का आपस में एक दूसरे के एडवर्स इंटरेस्ट होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेड का। क्योंकि जो चीज़ वो डिमांड कर रहा होता है, डिफेंडेड वो चीज़ इनकार कर रहा होता है। तो अगर तो एक पर्सन जो है माइनर है, उसके लिए आप किसी पर्सन को डिफेंड गार्डियन उसका अपॉइंट करना चाहते हो, क्योंकि तो अब वही पर्सन अगर केस के अंदर प्लेंटिफ है, तो क्या वो पर्सन उसका गार्डियन अपॉइंट हो सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसका एडवर्स इंटरेस्ट होगा माइनर के। क्योंकि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट क्या है? एडवर्स डिफेंडर के, और डिफेंडर तो हमारा माइनर है, तो हम उसके लिए जो गार्डियन अपॉइंट करना चाह रहे हैं उसका उसके कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगेन अगर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ, क्योंकि सिंपल सा ऑर्डर है, तो इसमें यही है कि जब आपने दरख्वास्त देनी है उसके साथ आपने बयान हल्फी लगाना है। उस बयान हल्फी में आपने दो चीज़ें मेंशन करनी है। नंबर वन, तो आपने ये मेंशन करना है कि ये जो प्रपोज गार्डियन है ये कॉम्पिटेंट पर्सन है टू बी अपॉइंट एज अ गार्डियन। नंबर टू, आपने ये मेंशन करना है कि इस प्रपोज गार्डियन का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी में जो कि माइनर के इंटरेस्ट से एडवर्स हो। तो आई होप आपको सब रूल 3 समझ आ गया। नेक्स्ट सब रूल 4 की तरफ चलते हैं। सब रूल 4 कहता है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल। No order shall be made on any application under this rule except upon notice to the minor। Against वही fair trial phenomena, वो कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो इस एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर, मतलब ऑर्डर क्या पास होना है, या तो उसने उसे गार्डियन अपॉइंट कर देना है या तो रिजेक्ट कर देना है इस दरख्वास्त को। तो वो कह रहे हैं कि इस एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं इस रूल के तहत पास किया जाएगा जब तक इसका नोटिस नहीं दे दिया जाता माइनर को, या फिर नहीं दे दिया जाता एंड टू एनी गार्डियन ऑफ अ माइनर अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय एनी अथॉरिटी कंपिटेंट इन दैट बिहाफ, या किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने इस माइनर के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट किया हुआ था उस पर्सन को। और वेयर देयर इज नो सच गार्डियन, और अगर कोई गार्डियन है ही नहीं, तो अपॉन नोटिस टू द फादर और अदर नेचुरल गार्डियन ऑफ द माइनर, तो इस सिचुएशन में आपने नोटिस देना है इसके फादर और इस माइनर के माइनर के फादर या नेचुरल गार्डियन को। और अगर फादर और नेचुरल गार्डियन भी नहीं है, तो ऐसे पर्सन को नोटिस देना है जिसकी केयर में माइनर है इस टाइम। And after hearing any objection which may be urged on behalf of any person served with the notice under this sub rule, और अब जिन पर्सन को आपने नोटिस सर्व किया है उनके ऑब्जेक्शन उस पर आते हैं इसके मतलब इस दरख्वास्त पर, तो उसको सुनने के बाद आपने बेसिकली ऑर्डर पास करना है। सो सब रूल 4 बेसिकली कह रहा है कि अगर आपको दरख्वास्त आती है तो उस दरख्वास्त पर आपने फौरी तौर पर ही ऑर्डर नहीं सादर कर देना। उस ऑर्डर को सादर करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस आपने देना है माइनर को, या फिर उसके नोटिस या तो देना है आपने माइनर को, या फिर उस कम ऐसे गार्डियन को जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इस माइनर के अपॉइंट हुए हैं गार्डियन। तो या फिर अगर कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं हो तो उसके फादर और नेचुरल गार्डियन को देना माइनर के, और अगर फादर नेचुरल गार्डियन भी नहीं है तो उस पर्सन को देना है जिसकी पर्सनल केयर में माइनर इस टाइम है। मतलब उसकी जो बॉडी है माइनर की, पर्सनैलिटी उसकी जिसकी, क्योंकि माइनर की ना बेसिकली दो चीज़ों के लिए गार्डियन अपॉइंट होता है। एक तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी मतलब उसकी ज़ात के लिए अपॉइंट होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर जिसकी कस्टडी में वो माइनर खुद है ना इस टाइम का, तो उस पर्सन को आपने ये नोटिस देना है। फिर उस नोटिस के बाद इन लोगों के जो कोई ऑब्जेक्शन आते हैं उनको सुनने के बाद अब ऑर्डर पास होगा बेसिकली। यानी नोटिस देने के वाले से आपके पास 3 बंदों में से जौन-सा अवेलेबल हो उनमें से किसी एक को दे देंगे आप। अब नेक्स्ट है सब रूल 5, अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1 टू बी गार्डियन फॉर द सूट फॉर अ माइनर शैल। अब हुआ क्या कि वो कह रहे हैं कि सब रूल 1 के तहत अगर एक पर्सन अपॉइंट हो गया है माइनर के सूट में उसके गार्डियन के तौर पर, तो शैल। अब यहाँ पर जो ये अनलेस से लेके ना अ, डेथ तक, यानी जहाँ से कोमा स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे कोमा एंड हो रहा है, वेट अ मिनट प्लीज़। ये जो है ना, इसको आप ना स्किप कर दें, क्योंकि इस अब रूल 5 में जो जनरल रूल है ना उसकी एक्सेप्शन है। वो कह रहे हैं जो पर्सन अब इस माइनर के लिए गार्डियन अपॉइंट हो गया इसका सूट में, वो पर्सन कंटिन्यू एज सच थ्रू आउट ऑल प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट ऑफ द सूट। अब ये पर्सन एज अ गार्डियन अपनी खदमात सर अंजाम देगा इस माइनर के लिए इस तमाम प्रोसीडिंग में जो कि सूट के नतीजे में रेज हो रही हैं। और उस प्रोसीडिंग में कौन सी प्रोसीडिंग शामिल है? इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग इन एनी एपेलेट और रिजनल कोर्ट, यानी कि एपेलेट लेवल पे और रिजनल लेवल पे भी जो प्रोसीडिंग है वो भी इसमें शामिल है।
यानी अगर इस केस के अंदर जो भी कोई ऑर्डर आता है उसके केस आप कोई अपील वगैरह करते हो, रिव्यू वगैरह करते हो, तो उस टाइम भी इसका माइनर का वही पर्सन जो गार्डियन पॉइंट है वही होगा। एंड एनी प्रोसीडिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, या अगर कोई डिक्री इसके फेवर में आती है या अगेंस्ट आती है, तो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन के दौरान की जो प्रोसीडिंग होगी उस दौरान भी यही अपॉइंटेड गार्डियन ही इसका गार्डियन होगा इस माइनर का। अब एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। ये जो आपको ब्रैकेट में क्लोज पॉइंट नज़र आ रहा है हाईलाइट, वो कह रहे हैं कि अनलेस ही इज अपॉइंटमेंट, मतलब वो कह रहे हैं अगर इसकी अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट हो जाती है बाय रिटायरमेंट की सूरत में, रिमूवल की सूरत में, डेथ की सूरत में, मतलब अगर गार्डियन रिटायर हो गया, उस रिमूव हो गया उसके किसी मिस फॉल्ट की वजह से, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो अब इस सिचुएशन में वो इसका गार्डियन नहीं रहेगा क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट टर्मिनेट हो गई है। अदरवाइज जितनी भी सूट की प्रोसीडिंग चलती हैं उस तमाम प्रोसीडिंग उस माइनर का गार्डियन वो रहेगा। तो रूल 3 भी अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम रूल 4 की तरफ चलते हैं। अगेन माय मिस्टेक एंड सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर जो है हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर रूल 3 के अंदर भी ना इस ऑर्डर के पंजाब लेवल पे कुछ अमेंडमेंट आई हैं। लाइक कह रहे हैं जो इसका सब रूल 3 और 4 है ना, रूल 3 और 4 जो है वो ऑर्डर 3 का 4 फेडरल लेवल पे, उसके अंदर पंजाब लेवल में ये फॉलोइंग रूल 3 और 4 जो है सब्सिट्यूट हुए हैं। अब ये क्या सब्सिट्यूट रूल होकर आए हैं इसको हम लोग देखते हैं, और फर्दर सब रूल 6 एंड 7 एक ऐड भी हुए हैं। तो अभी हम लोग इसको कवर करेंगे, देन हम लोग रूल 4 की तरफ जाते हैं। सो सब रूल 3 कहता है द प्लेंटिफ शेल फाइल विद हिज प्लेंट अ लिस्ट ऑफ अ रिलेटिव ऑफ अ माइनर and other person with their addresses who prima facie are most likely to be capable of acting as a guardian for the suit of a minor defendant। वो कह रहे हैं जब प्लेंटिफ अपनी प्लेंट जमा करवा रहा होता है ना, उस टाइम उस पर ऑब्लिगेशन है कि उसने इस प्लेंट के साथ एक लिस्ट ऑफ रिलेटिव ऑफ माइनर प्रोवाइड करनी है, या उन पर्सन की लिस्ट प्रोवाइड करनी है विद एड्रेसेस उस लिस्ट में उन पर्सन का होगा जो कि प्राइमा फिशाई मतलब पहला तासुर केस में देखकर लग रहा है कि वही पर्सन जिनकी वो लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कैपेबल हैं कि वो इस माइनर डिफेंडेंट के लिए उस सूट में उसके गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। और ये लिस्ट जो है वो कंस्टिट्यूट एन एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ। इसी तरह सब रूल 2 के तहत जो वो अब हम देख रहे हैं दरख्वास्त दे रहा है, यही लिस्ट जो है उस दरख्वास्त के साथ भी इसने लगानी है। सब रूल 4, the court may at any time after institution of the suit call upon the plaintiff to furnish such a list and in default of reject a plaint। अगर एक दावा दायर करने के बाद किसी भी टाइम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है कि प्लेंटिफ से कह सकता है कि भाई आप ये लिस्ट मुझे प्रोवाइड करो, और अगर वो ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता तो वो इसकी प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोर्ट, लाजिम नहीं है क्योंकि शेल का वर्ड नहीं लिखा हुआ, मे का वर्ड लिखा है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, अगर कोर्ट करना चाहे तो कौन रोक सकता है कोर्ट को। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सब रूल 6 एंड 7 वर एडेड। सब रूल 6 क्या कहता है, वो कह रहे हैं एनी एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर द सूट एंड एनी लिस्ट फर्निश एनी एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन for the suit and any list furnished under this rule shall be supported by an affidavit verifying the fact that the proposed guardian has no interest in the witness in the matter in controversy in the suit adverse to the man that each person proposed। ठीक है, वही कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने अब दरख्वास्त देनी है ना गार्डियन की अपॉइंटमेंट के लिए दावे में, उस और कोई भी लिस्ट जो आपने फर्निश करनी है लिस्ट ऑफ विटनेस की, वो दरख्वास्त और उस लिस्ट के साथ आपने बयान हल्फी लगाना है। उस बयान हल्फी में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपने ये बताना है कि जिस गार्डियन को प्रपोज गार्डियन जो आप कह रहे हैं कि इसको गार्डियन अपॉइंट किया जाए इस माइनर डिफेंडेंट के लिए, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो फिट पार्टी है, इसका गार्डियन इसी पर्सन का होना चाहिए था। एक तो आपने ये चीज़ उस बयान हल्फी में मेंशन करनी। दूसरा आपने कहना है कि भाई ये जो प्रपोज गार्डियन है ना, इसका कोई भी एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है माइनर डिफेंडेंट के जो भी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी में जो डिस्प्यूट है ना माइनर डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ का। आपने कहना है कि जो प्रपोज गार्डियन है ना, इसका उस इंटरेस्ट इसका एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है उस मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी से। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो उस माइनर का इंटरेस्ट है वही इसका इंटरेस्ट है, इसका इसके एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है माइनर के। सो नेक्स्ट आ जाते हैं सब रूल 7 की तरफ। वो कह रहे हैं कि नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल, नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल एक्सेप्ट अपॉन नोटिस। वो कह रहे हैं कि अब ये जो आपको दरख्वास्त दी जा रही है ना कि फलां बंदे को इसका गार्डियन अपॉइंट कर लो, इस दरख्वास्त में फौरी तौर पर ही कोर्ट ने ऑर्डर नहीं पास कर देना। कोई ऑर्डर नहीं पास करेगी, कब तक नहीं पड़ेगी, जब तक वो नोटिस नहीं दे देती। अब नोटिस वो क्या, वही बातें पुरानी रिपीट हो रही हैं कि जब तक वो नोटिस नहीं दे देती, अगर तो इस माइनर के लिए कोई कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ हुआ है तो अगर वो उसको नोटिस नहीं दे देती, और अगर कोई गार्डियन नहीं है तो जब तक वो उसके फादर और नेचुरल गार्डियन को नोटिस नहीं दे देती, और अगर फादर और नेचुरल गार्डियन भी नहीं है तो जिस पर्सन की केयर में वो माइनर है उसको नोटिस नहीं दे देती, और फिर उसके नोटिस के बाद उनके कोई ऑब्जेक्शन जो आएंगे उनको सुनने के बाद वो ऑर्डर सादर करेगी, पास करेगी। सो
अब अगर आपको रूल 3 क्लियर हो गया है तो अब हम रूल 4 की तरफ चलते हैं। सो रूल 4 कहता है कि हु में एक्ट एज अ नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर अ सूट, कि मुकदमे में कौन पर्सन ऐसा नेक्स्ट फ्रेंड और कौन पर्सन ऐसा गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। एक्ट नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर कौन पर्सन खिदमत अंजाम दे सकता है, कौन पर्सन गार्डियन के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। सो टोटल इसके कितने सब रूल हैं, 4 सब रूल हैं, फौरी तौर पर कंप्लीट हो जाएंगे ये। सब रूल 1 कहता है कि एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हैज अटेन्ड मेजॉरिटी मे अटैक्स द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर और फॉर हिज गार्डियन फॉर माइनर। तो सो दो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन अपॉइंट होने के। कह रहे हैं ऐसा शख्स जो कि साउंड माइंड हो, ऐसा पर्सन जो कि मेजर हो, वो सूट के अंदर नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर काम कर सकता है और गार्डियन के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 फैक्टर अभी तक आपको पता चल गए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन अपॉइंट होने के लिए। नंबर 1 आपका साउंड माइंड होना चाहिए, ज़रूरी है। नंबर 2 आप मेजर हो। नेक्स्ट प्रोवाइजो, provided that the interest of such person is not adverse to that of the minor and that he is। अच्छा, यहाँ पर ना अभी तक आप इस चीज़ को ही समझें, आगे उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ सच माइनर्स नॉट एड्रेस। और तीसरा फैक्ट जो आपके पास, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ये जो प्रपोज गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड है, इसका इंटरेस्ट जो है वो सूट में माइनर के इंटरेस्ट से एडवर्स नहीं होना चाहिए। अब ये इंटरेस्ट एडवर्स कैसे नहीं होना चाहिए, इसको इन्होंने आगे इसी प्रोवाइजो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पॉइंट अब यहीं से हम इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन आई थिंक सो 2 या 1 दफ़ा आप रिपीट हो गया, शायद ना रिपीट हो करें। एंड दैट ही इज़ नॉट इन द केस ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड अ डिफेंडेड और इन केस ऑफ अ गार्डियन फॉर अ सूट अ प्लेंटिफ। अब ये एडवर्स इंटरेस्ट की जो बात करें तो हमें पता है कि पार्टीज 2 ही होती हैं केस के अंदर, एक होती है प्लेंटिफ, होती है डिफेंडेड। दोनों का इंटरेस्ट आपस में एक दूसरे के एडवर्स होता है, क्योंकि अगर एडवर्स ना हो इसका मतलब उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट ही नहीं, तो फिर ये कोर्ट के क्या करने आई हैं जब इनका कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर तो बात हो रही है नेक्स्ट फ्रेंड की अपॉइंटमेंट की, तो इस सिचुएशन में इस पर्सन को उसी केस के अंदर डिफेंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माइनर प्लेंटिव की तरफ से केस को ऐसा नेक्स्ट फ्रेंड लीड कर रहा है और अगर उसी केस के अंदर ये डिफेंडेड होगा, तो इसका मतलब तो फिर इसका इंटरेस्ट एडवर्स हो गया ना माइनर प्लेंटिव के। तो वो कह रहे हैं अगर तो ये नेक्स्ट फ्रेंड की बात हो रही है, नेक्स्ट फ्रेंड को आपने के तौर पर इस पर्सन को पॉइंट कर प्रपोज, ये नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर पॉइंट होना चाहिए, तो फिर इस केस में से डिफेंडेड नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अगर इस केस के अंदर इसे गार्डियन के तौर पर पॉइंट होना है, तो फिर उसी केस के अंदर उसे प्लेंटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गार्डियन माइनर डिफेंडेड की तरफ से डिफेंड कर रहा है केस को और अगर उसी मुकदमे में वो प्लेंटिफ है, तो क्या प्लेंटिफ और के प्लेंटिफ है तो इसका इंटरेस्ट फिर माइनर डिफेंडेड के एडवर्स नहीं हो गया। तो सिंपल है। अब आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है कि वेयर अ माइनर हैज़ अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नो पर्सन अदर देन सच गार्डियन शैल एक्ट एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर बी अपॉइंटेड एज गार्डियन फॉर सूट। अगर किस माइनर के लिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ है, डिक्लेयर हुआ है कोई बंदा, तो कोई इस गार्डियन के अलावा आप कोई दूसरा पर्सन जो है। अच्छा, अब यहाँ पर जो गार्डियन ये वाला, ये जो गार्डियन है ना, ये बेसिकली वो गार्डियन है जो कि कोर्ट की तरफ से अपॉइंट, जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा लीगल गार्डियन, जैसे कोर्ट की तरफ से कोई अपॉइंट हो गया, वो उस गार्डियन की बात हो रही है। ये आप हर किसी ये ना समझें कि ये डिफेंडेंट की तरफ वाली बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से किसी माइनर का कोई गार्डियन अपॉइंट हो गया है कि ये फलां बंदा इसका गार्डियन है, तो कह रहे हैं इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंट किए हुए गार्डियन के अलावा आप कोई पर्सन इस माइनर के लिए केस के अंदर ना तो नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर काम कर सकता है और ना ही डिफेंड करने के लिए गार्डियन के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अनलेस द कोर्ट कंसीडर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट इज फॉर माइनर वेलफेयर दैट अनदर पर्सन बी परमिटेड टू एक्ट एज, मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर ये ज़रूरी है कि इस कंपिटेंट अथॉरिटी के अपॉइंट किए हुए गार्डियन के अलावा कोई और पर्सन जो है वो इस माइनर के लिए ऐसा नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन काम करे, तो फिर अगर वो कोर्ट इजाज़त देती है और उसके लिए वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी, तो देन ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है सब रूल 3, नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट। सो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को उसकी मर्जी के बगैर सूट में गार्डियन आप अपॉइंट नहीं कर सकते, उसका इरादा ही नहीं है उसका गार्डियन अपॉइंट होने का, उसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होने के लिए, और आप उसके कंसेंट के बगैर उसे गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकते, उस पर बार लगा दी गई।
नेक्स्ट है सब रूल 4, वेयर देयर इज नो अदर पर्सन फिट एंड विलिंग टू एक्ट एज अ गार्डियन फॉर द सूट। वो कह रहे हैं अब कोई पर्सन फिट भी नहीं है, फिट से मुराद है कि अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है कि जिसे गार्डियन एंड एक्स फ्रेंड के तौर पर अपॉइंट करें, एंड विलिंग टू एक्ट एज अ गार्डियन फॉर द सूट, और ना ही वो अगर कॉम्पिटेंट है तो वो विलिंग नहीं है कि भाई मैं ऐसा गार्डियन इस पर्सन के लिए नहीं एक्ट करना चाहता सूट में ना। अब गार्डियन में अब ये सिर्फ जो गार्डियन का वर्ड है उसमें नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन दोनों चीज़ें शामिल हो रही है। वगैरह तब कोर्ट में अपॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर टू सच अ गार्डियन एंड में डायरेक्ट द कोस्ट। अब कोर्ट अपने किसी ऑफिसर को गार्डियन के तौर पर अपॉइंट कर देगी एंड साथ ये डायरेक्शन दे देगी कि अब जो कोस्ट इस गार्डियन की आ रही है, सॉरी द कोस्ट टू बी इंक्योर्ड बाय सच ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज सच गार्डियन। वो फिर साथ में डायरेक्शन दे देगी कि इस गार्डियन के तौर पर फंक्शन को परफॉर्म करते हुए जो खर्चा आ रहा है ना उस ऑफिसर बेचारे का, वो खर्चा इससे किसे पे करना है। शेल बी बोर्न इधर बाय द पार्टीज और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टीज। वो कहेगा या तो इसे कोई पार्टी को खुद ही डिसाइड कर देगा ये पार्टी फलां पे करेगी, या फिर वो कहेगा पार्टी का सूट में से एक या एक से ज़्यादा पे करेंगी, या आउट ऑफ एनी फंड इन द कोर्ट में जब मान लिया जो माइनर का फंड कोर्ट के पास इंटरेस्टेड है, उसमें माइनर का इंटरेस्ट है, उसमें से पे करवाया जाएगा। एंड में गिव डायरेक्शन फॉर द रीपेमेंट ऑफ अलाउंस ऑफ सच कॉस्ट एंड जस्ट। और अगर कोर्ट को लगता है कि जस्ट है और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रिक्वायर करते हैं तो वो रीपेमेंट का भी कह सकते हैं कि ये अलाउंसेस और कॉस्ट जो है उसे दोबारा रीपे करवाने का भी कोर्ट कह सकती है। इसमें मे का वर्ड है, मतलब लाजम नहीं है, अगर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर करें देन ऐसा होगा। अब रूल 4 के अंदर भी पंजाब लेवल में अमेंडमेंट आई है, वो हम लोग डिस्कस कर लें, देन रूल 5 की तरफ जाएंगे। अब ये लास्ट अमेंडमेंट है पंजाब लेवल पे, बाकी इसके जितने भी जो रूल है ना उसमें पंजाब लेवल में कोई अमेंडमेंट नहीं है, यानी फर्स्ट 4 रूल में बेसिकली अमेंडमेंट आई है। अब इसको भी याद रखने का फॉर्मूला आपके पास हो सकता है कि 8 का हाफ क्या होता है 4। सो हमें पता चल जाता है कि टोटल फर्स्ट 4 रूल हैं जिसके अंदर पंजाब लेवल में इस ऑर्डर 32 के फर्स्ट 4 रूल में ही अमेंडमेंट आई है, बाकी और किसी के अंदर नहीं आई। सो ऑर्डर 32 है, उसका हाफ होता है 16, 16 इसके रूल हैं और 8 इसके पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स में हमने से खुद डिवाइड किया है, 16 का हाफ 8 होता है। और कितने इसके रूल्स में पंजाब लेवल पे अमेंडमेंट आई है, फर्स्ट 4 रूल में 8 का हाफ 4 होता है। तो अगर आप ये अपने माइंड में ये फार्मूला बना लें तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको ये मुश्किल होगी, आपको ये याद रखना आसान होगा। और अभी तक इस ऑर्डर में कोई कॉम्प्लेक्स टर्म भी नहीं आई, ये आसान सा ही ऑर्डर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब पंजाब लेवल पे जो इससे पहले रूल 3 में एक पंजाब लेवल अमेंडमेंट पे एक लाइन थी, मुझसे स्किप हो गई कि अगर कोर्ट चाहे तो माइनर को भी नोटिस भेज सकता है, ठीक है। अब आते हैं रूल 4 में क्या अमेंडमेंट हुई है। कह रहे न्यू सब रूल 2 एक तो ऐड हुआ है इसमें, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे वेयर अ माइनर डिफेंडेड हैज़ नो गार्डियन अपॉइंटेड और declared by a competent authority. The court may subject to the proviso to sub rule 1 appoint as his guardian for the suit एज अ रिलेटिव ऑफ अ माइनर। वो कह रहे हैं अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से माइनर डिफेंडर का कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं होगा ना, तो कोर्ट के पास है कि वो सब रूल 1 की प्रोवाइजो को मद्देनज़र रखते हुए इस माइनर के किसी रिलेटिव को ही इसका गार्डियन के तौर पर अपॉइंट कर देगी। इफ़ नो पर्सन बी अवेलेबल हु इज़ अ रिलेटिव ऑफ द माइनर, और अगर कोई पर्सन जो है वो माइनर का रिश्तेदार के तौर पर कोई मौजूद नहीं है, कोर्ट शैल अपॉइंट वन ऑफ द अदर डिफेंडर, फिर डिफेंडर में से किसी एक पर्सन को इसका गार्डियन अपॉइंट कर देगी। इफ़ एनी एंड फॉलोइंग सच अदर डिफेंडेंट। और अब अगर कोई है तो, और अगर कहेंगे डिफेंडेंट नहीं है, विलिंग नहीं है, कोई डिफेंडेंट भी नहीं है ना, शैल ऑर्डिनरी प्रोसीड अंडर सब रूल 4। अब सब रूल 4 के तहत प्रोसीडिंग करें। सब रूल 4 में ये था कि कोई कंपिटेंट नहीं है या फिर होना नहीं चाहते, तो अब इस सिचुएशन में वो अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती, तो वही कह रहे हैं कि वो अपने किसी ऑफिसर लीडर को अपॉइंट कर देगी। नेक्स्ट है कह रहे हैं कि वर्ड सब रूल 3 के अंदर आपने फॉलोइंग वर्ड ऐड कर देने हैं, जैसे कि कोर्ट में प्रिज्यूम सच कंसेंट टू हैव गिवन। अगर वो कह रहे थे कि हमने वहाँ पढ़ा था कि भाई जब वो पर्सन अपनी कोई कंसेंट नहीं ना देता तो उसकी कंसेंट के बगैर उसे गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पर कह दिया गया है कि अगर एक्सप्रेसिवली तौर पर रिफ्यूज़ कर दे, कंसेंट ना दे, देन भी कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि इसने अपनी कंसेंट दे दी। यानी कि पंजाब लेवल पर एक तरह से देखा जाए तो वो पंजाब पुलिस वाला काम कर रहा है। नेक्स्ट है जी इन सब रूल 4 आफ्टर द वर्ड ऑफिसर इंसर्ट द वर्ड और प्लीडर एंड फॉर द वर्ड ऑफिसर सब्स्टिट्यूट द वर्ड पर्सन। मतलब सब रूल 4 में कह रहे थे ना कि कोई बंदा फिट नहीं, कंपिटेंट नहीं, तो वो अपने ऑफिसर में से कोई पॉइंट कर लेगा। क्योंकि पंजाब लेवल में उस ऑफिसर की जगह पे आप लोग प्लीडर का वर्ड कर लें, मतलब वो वकील को पॉइंट करेगी, ऑफिसर को पॉइंट नहीं करेगी, और ऑफिसर की जगह पे आप वर्ड पर्सन का वर्ड इंस्टीट्यूट सब्स्टिट्यूट कर लें। सो आई होप आपको ये रूल 4 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब रूल 5 की तरफ चलते हैं। रूल 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट। यानी टाइटल से क्लियर हो रहा है कि माइनर को केस में रिप्रेजेंट किसने करना है, नेक्स्ट फ्रेंड ने या फिर गार्डियन। दो सब रूल हैं। सब रूल 1, एवरी एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। अब यहाँ पर भी
इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है, ये जो लाइन मैंने सर्कल कर दी इसको आप स्किप कर दें। सो कह रहे हैं कि हर एप्लीकेशन जो है ना इस कोर्ट के अंदर माइनर के बिहाफ पे दी जाएगी इसके नेक्स्ट फ्रेंड की तरफ से या फिर इसके गार्डियन की तरफ से। मिसाल के तौर पर अगर तो वो प्लेंटिफ माइनर जो है वो प्लेंटिफ माइनर है, तो उसकी तरफ से दरख्वास्त अगर कोई देनी है तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड देगा, और अगर माइनर हमारा केस में डिफेंडेड है तो उसकी तरफ से दरख्वास्त जो है उसका गार्डियन देगा। ये जनरल रूल है। और जो शेल का वर्ड लिखा हुआ है ये भी चीज़ करने की ये लाजम है कि अगर कोई भी दरख्वास्त आपने, जैसे रूल 1 में हमने कहा कि अगर कोई दावा दायर करना है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू होगा अगर माइनर आपका प्लेंटिफ माइनर है। इसी तरह अगर आपका डिफेंडेड माइनर है तो वो दावा डिफेंड गार्डियन की तरफ से होगा। रूल 5 कहता है कि अगर कोई दरख्वास्त भी देनी है ना इस केस के अंदर, तो अगर आपका प्लेंटिफ माइनर है तो वो दरख्वास्त नेक्स्ट फ्रेंड देगा, और अगर आपका डिफेंडेड माइनर है तो वो दरख्वास्त जो है वो गार्डियन देगा। एक्सेप्ट अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर रूल 10 ऑफ सब रूल 2, सवाए उन दरख्वास्तों के जो कि रूल 10 ऑफ सब रूल 2 में इसी ऑर्डर के अंदर डिस्कस की गई हैं। अब वो बेसिकली वो एप्लीकेशन बताई गई हैं, वहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि जब एक उस माइनर के लिए, माइनर प्लेंटिफ के लिए कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, तो कोई पर्सन ना दरख्वास्त देता है कि भाई मुझे ऐसा नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट कर लो। तो अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो वो दरख्वास्त जो है वो एक प्रपोज नेक्स्ट फ्रेंड दे रहा है जो कि अपॉइंट होना चाहता है, ना कि अपॉइंटेड नेक्स्ट फ्रेंड। सो ये इसका दरमियान डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है जी रूल नंबर सब रूल 2। सब रूल 2 कहता है कि एवरी ऑर्डर मेड इन अ सूट और ऑन एनी एप्लीकेशन before the court in or by which a minor is in any way concerned or affected without such minor being represented by next friend or guardian for the suit as the case may be discharged and वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी केस के अंदर जो है वो कोई दरख्वास्त दी जाती है, उस दरख्वास्त पे कोई ऑर्डर पास करती है कोर्ट, मतलब कोर्ट के पास एक दरख्वास्त आई है जिसके अंदर कोई माइनर पार्टी जो है ना केस के अंदर कोर्ट के पास कोई दरख्वास्त आई, जो दरख्वास्त जो है वो किसी माइनर पार्टी से रिलेटेड थी, ये केस वगैरह। और इस दरख्वास्त में, इस मुकदमे में माइनर को ना नेक्स्ट फ्रेंड ने और गार्डियन ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, और अब कोर्ट ने इस तरह की दरख्वास्त पे कोई ऑर्डर वगैरह पास कर दिया, तो वो जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है ऑर्डर ऑटोमेटिकली तौर पर। एंड वेयर द प्लीडर ऑफ अ पार्टी एट हुज इंस्टेंस, और जिस वकील की दरख्वास्त पर ये ऑर्डर ऑब्टेन किया होता है उसे पता होता है, या फिर उसके पास चांसेस हैं कि वो ये फैक्ट उसे पता चल सकता था इस माइनॉरिटी के हवाले से, तो अब चूँकि उसे पता है और उसे अपनी डेलिजेंस से वो निकाल सकता था कि ये तो माइनर है, तो इस सिचुएशन के अंदर जस्ट ऑर्डर डिस्चार्ज नहीं होगा, वो विद कॉस्ट के साथ डिस्चार्ज होगा जो कि इसी प्लीडर ने पे करनी होगी। सो सिंपल इज़ दैट। सब रूल 2 ये कहता है कि अगर तो किसी केस के अंदर कोई दरख्वास्त दी जाती है और उस दरख्वास्त की बेस पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर के नतीजे में अफेक्ट हुआ कोई माइनर, क्योंकि वो सूट के अंदर पार्टी था, तो वो ऑर्डर, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कानून की नज़र में, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा, इवन दो कि जिस पर्सन ने ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ऐसा ऑर्डर लिया होगा, लाइक प्लीडर ऑफ द अपोजिट पार्टी, उसको ऑर्डर डिस्चार्ज होने के साथ उसे कॉस्ट की पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि उसे पता था, उसे भी ये तब पड़ेगी ये पेनल्टी जब उसे पता होगा कि भाई ये तो माइनर है जिसके अगेंस्ट मैं कोर्ट से ऑर्डर ले रहा हूँ, और अगर नहीं भी पता था तो वो अपनी रीजनेबल डेलिजेंस से पता कर सकता था। सो आई होप आपको सब रूल 2 समझ आ गया होगा। चलते हैं अब रूल 6 की तरफ। कहते हैं रिसिप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर अ माइनर। अब जो रूल 6 और 7 है ना इस ऑर्डर का, वो बेसिकली नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन पर कुछ बार लगा रहा है। बड़ी हो गई इनकी प्रिविलेजेस, जो इनको भी फ़ायदे मिले हुए कि उसकी तरफ से दावा दायर कर रहे हैं, तो अब इन पे कुछ बार भी लगी हुई है। तो रूल 6 कहता है कि भई रिसीव्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और अ गार्डियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर माइनर, मतलब माइनर को डिक्री के तहत कोई प्रॉपर्टी मिली है किसी केस के अंदर, तो क्या नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकते हैं? रूल 6 इसी चीज़ से डील कर रहा है। सब रूल 1, अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर अ सूट शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ अ कोर्ट रिसीव एनी मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। वो कह रहे हैं कि माइनर के बिहाफ पे ना कोई पैसा, ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ना कोई मनी, ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ऑफ द सूट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इसकी ये है कि कोर्ट की इजाज़त के साथ कर सकते हैं, बगैर कोर्ट की इजाज़त के नहीं कर सकते।
अब ये जो मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी है वो माइनर के पास किस तरह आ रही है, वो कह रहे हैं कि इधर बाय वे ऑफ कंप्रोमाइज बिफोर डिक्री और ऑर्डर, यानी कि डिक्री और ऑर्डर पास होने से पहले कंप्रोमाइज की सूरत में कोई पैसे या मूवेबल प्रॉपर्टी माइनर को मिली, या फिर अंडर डिक्री ऑर्डर इन फेवर माइनर के फेवर में कोई डिक्री और ऑर्डर आया, उसके तहत उसे कोई पैसे या मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई। अब इन दोनों सिनेरियो के तहत जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मनी माइनर को मिली, तो माइनर के बिहाफ पे इसका नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन तभी रिसीव कर सकते हैं जब उन्हें कोर्ट की तरफ से इजाज़त हो कि हाँ आप रिसीव कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकते, उन पर बार है। नेक्स्ट है सब रूल 2, वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय competent अथॉरिटी टू बी अ गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। वो कह रहे हैं कि अगर कोई जो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन है ना माइनर के लिए सूट में अपॉइंट तो हुआ हुआ, लेकिन जस्ट वो कह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर के लिए वो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन के तौर पर अपॉइंट नहीं हुए। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि गार्डियन अपॉइंट होता है माइनर की उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी के लिए अपॉइंट हुए हों बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट नहीं हुए, और हैविंग बीन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर इज अंडर एनी डिसेबिलिटी नो टू द कोर्ट टू रिसीव द मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द कोर्ट शेयर, या अगर अपॉइंट हुए हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन वो अंडर डिसेबिलिटी है, मिसाल के तौर पर वो इंसॉल्वेंट है, पॉपर है, वो गार्डियन नेक्स्ट फ्रेंड, या उन पर कोई डेब्ट वगैरह है, तो कोर्ट को भी इस फैक्ट के बारे में पता है, तो कोर्ट कह सकता है उन्हें कि भई आप ये पैसे और मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव कर लो, लेकिन अगर वो कहता है कि अगर आप मुझे ना शैल इफ इट ग्रांट हिम टू लीव द रिसीव द प्रॉपर्टी रिक्वायर्स सच सिक्योरिटी एंड गिव सच डायरेक्शन, लेकिन वो कहता है उन्हें इजाज़त देता है कि ठीक है आप रिसीव तो कर लो, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वगैरह डिमांड करता है, क्योंकि भाई देखो ये डिसेबिलिटी में है, इन पे कोई कर्जा वगैरह है, हो सकता है माइनर की प्रॉपर्टी को बेच के अपने डेब्ट्स को सॉर्ट आउट करके खुद अंडरग्राउंड हो जाए, तो माइनर के नुकसान की तलाफी कोर्ट किस तरह करती फिरेगी, तो वो इससे सिक्योरिटी लेके इससे कहती है कि अब आप माइनर के बिहाफ पे मेरी तरफ से अब आपको इजाज़त है, सिक्योरिटी पे करने के बाद आप ये प्रॉपर्टी या उसकी कोई मनी रिसीव कर सकते हो माइनर की, और साथ ही वो उसे डायरेक्शन देती है एंड ओपिनियन सफिशिएंटली प्रोटेक्ट्स द प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी को वेस्ट होने से बचाने के लिए उसकी प्रोटेक्शन के जो इंस्ट्रक्शन है वो वगैरह उसे देती है नेक्स्ट फ्रेंड गार्डियन को कि ये आपने करनी है। नेक्स्ट है रूल 7, एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट। अब इस रूल 7 ऑफ ऑर्डर 32 के साथ आप लोग साथ में मेंशन कर लें प्लस सेक्शन 147 ऑफ सीपीसी, ये आप मेंशन कर लें इसके साथ रूल 7 के साथ। ये रूल बेसिकली इस सिनेरियो से डील कर रहा है कि क्या आया नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन को जब हम लोगों ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो उसके बिहाफ पे दरख्वास्तें दे सकते हैं, भाई वो उसके बिहाफ पे सूट कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे सूट डिफेंड कर सकते हैं, तो क्या वो उसके बिहाफ पे एक माइनर सा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते? तो वो इसी सिनेरियो को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या वो कर भी सकते हैं ऐसा या वो नहीं कर सकते। तो रूल 7 को देखते हैं वो क्या कहता है, वो कह रहे हैं नो नेक्स्ट फ्रेंड और guardian for the suit shall without the leave of the court expressively, no next friend or guardian for a suit shall without the leave of a court expressively recorded in the proceeding enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the suit in which he act as a next friend guardian। मतलब कहने जो गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड है ना सूट में माइनर के बिहाफ पे, और उस केस के अंदर जिस सूट में वो इसके नेक्स्ट फ्रेंड गार्डियन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो इसके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब जिस सूट में वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड गार्डियन के तौर पर काम करें, इन पर एक्सप्रेसिवली तौर पर बार है कि उस सूट के किसी भी मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में वो माइनर के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ वगैरह नहीं कर सकते। अगर उन्हें करना है तो उन्हें कोर्ट की इजाज़त चाहिए, कोर्ट की इजाज़त के साथ वो कर सकते हैं, बगैर कोर्ट की इजाज़त के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। सब रूल 2 कहता है कि एनी सच एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज एंटर इनटू विदाउट द लीव ऑफ अ कोर्ट सो रिकॉर्डेड शैल बी वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर। ये अदर देन द माइनर की लाइन जो 4 सेंटेंस है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट 4 वर्ड है, सॉरी। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज हो गया जो कि कोर्ट की इजाज़त के बगैर हुआ, तो वो तो उसकी नेचर है, उस एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ की नेचर है वॉइडेबल तमाम पार्टीज़ की अगेंस्ट। अवॉइडेबल ये होता है कि एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पर होता है कि अगर तो वो इस एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज़ को लेकर चलना चाहे तो दैट्स ओके, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं मैं नहीं इसको आगे प्रोसीड करना चाहती, तो फिर वो उसी टाइम उसको रिप्यूडिएट कर दिया जाएगा उस एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ को।
वो कह रहे हैं ऐसा एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ जो कि कोर्ट की परमिशन के बगैर हुआ है, तो उसकी तो वैलिडिटी, उसकी हैसियत है वॉइडेबल। वो एग्रीड पार्टी के ऑप्शन में वो वॉइडेबल है। लेकिन अदर देन द माइनर, माइनर के केस में वॉइडेबल नहीं, माइनर के केस में वो वैलिड है। तभी मैंने कहा था कि आप सेक्शन 147 को साथ में पढ़ें, क्योंकि सेक्शन 147 में बताया गया था कि अगर तो किसी केस में माइनर कोई पर्सन जो है वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिसेबिलिटी में है, इस तरह का डिसेबल पर्सन जो है वो कोई, उसका नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन उसके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ करता है, बट करता किसके साथ है? कोर्ट की परमिशन के साथ। तो उस एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ की वैलिडिटी ऐसी होती है कि उसे वैलिड माना जाता है, और ऐसे ही कंसीडर किया जाता है कि जिनके बिहाफ पे, यानी ये जो माइनर पर्सन के बिहाफ पे किया गया है ना, माइनर अनसाउंड पे आपने किया है, ये ऐसे ही है कि अगर जैसे कि ये लोग कंपेटेंट पार्टी, यानी कंपेटेंट पार्टी कंसीडर करते हैं, मतलब ये समझा जाता है कि ऐसे इन्होंने किया। अब अगेन यहाँ पर ये लाइन बड़े वर्ड इंपॉर्टेंट था सेक्शन 147 में, कि उन पे भी तब बाइंड माना जा रहा था जब कोर्ट की इजाज़त के साथ आपने ये एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़ किया था उनके नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन में। जबकि सब रूल 2 ये कहता है कि भई कोर्ट की इजाज़त के बगैर अगर तो किया जा रहा है, तो बाकी सारी पार्टीज़ के अगेंस्ट तो वॉइडेबल है, और माइनर के अगेंस्ट नहीं है। तो माइनर के अगेंस्ट वो वैलिड तब है जब कोर्ट की इजाज़त के साथ ये उसके नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं इसके बिहाफ पे। अगर वो कोर्ट की इजाज़त के बगैर कर रहे हैं, तो माइनर के अगेंस्ट फिर वो चीज़ वॉइड होगी, वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी कंडीशन सेक्शन 147 में भी विद द लीव ऑफ अ कोर्ट ऐड है। अगर आंखें खोल के सेक्शन पढ़ें तो फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। नेक्स्ट है रूल 8। रूल 8 कहता है रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब इसमें भी ये जो है ना, ये इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले जनरल रूल करें। वो कह रहे हैं नेक्स्ट फ्रेंड शेल नॉट रिटायर विदाउट फर्स्ट प्रोक्योरिंग अ फिट पर्सन टू बी पुट इन हिज प्लेस एंड गिविंग सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑलरेडी इनक्योर्ड। सो कह रहे हैं अगर नेक्स्ट फ्रेंड ने रिटायर होना है ना, तो उसकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, उसको कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी करनी पड़ेगी रिटायरमेंट करने से पहले। वो क्या है? सबसे पहली तो ये है कि इसे अपनी जगह पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन सजेस्ट करके जाना है, जो इसकी जगह पे नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर अपॉइंट हो किया जा सके। एक तो इसने ये करना है। दूसरा, इसने सिक्योरिटी देनी, कॉस्ट जितनी भी केस के अंदर लग चुकी है, वो कॉस्ट इसने पे कर कर जानी है। सब रूल 2, द एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू नेक्स्ट फ्रेंड शेल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। और ये जो न्यू नेक्स्ट फ्रेंड की अपॉइंटमेंट करने की जो आपने दरख्वास्त देनी है, उसके साथ बयान हल्फी लगाना है, जिस बयान हल्फी में अब आपने दो चीज़ें मेंशन करनी है, वही पुरानी चीज़ें, शोइंग द फिटनेस ऑफ द पर्सन प्रपोज एंड आल्सो दैट ही इज, वही नंबर वन पे शो करना है कि भाई जो पर्सन आप प्रपोज नेक्स्ट फ्रेंड कर रहे हो ना, ये फिट पर्सन है, कम्पिटेंट है, मतलब ये से ही पॉइंट किया जा सकता है। दूसरा आपने कहना है कि इस प्रपोज नेक्स्ट फ्रेंड का कोई भी इंटरेस्ट ऐसा नहीं है इस मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी में जो कि माइनर के इंटरेस्ट के एडवर्स हो। अब नेक्स्ट चलते हैं रूल 9 की तरफ। रूल 9 कहता है रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब इसमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट फ्रेंड को आप लोग किस तरह रिमूव कर सकते हो इसकी, इस नेक्स्ट फ्रेंड की टाइटलशिप से। रिटायरमेंट थी बेसिकली, देखो भाई वॉलेंटरीली थी, अगर आप इज्जत से खुद ही निकल जाओ, रिटायर हो जाओ। रिमूवल ये है कि आपका कोई झोल नज़र आ जाए कि आपकी तरफ से कोई नैलाफाइड एक्ट है आपका, अगर कोर्ट को कुछ ऐसा नज़र आ जाए, तो अब फिर आप रिमूव होते हो, मतलब अब वो खुद आपको निकाल रहे हैं। सो टू सब रूल हैं। सब रूल 1, वेयर द इंटरेस्ट ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर इज एडवर्स टू दैट ऑफ अ माइनर। मतलब पहला ग्राउंड नेक्स्ट फ्रेंड के रिमूवल का ये है कि जब नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर का इंटरेस्ट जो है वो माइनर के इंटरेस्ट से एडवर्स हो। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर तो ये सो कनेक्टेड विद द डिफेंडेड इंटरेस्ट, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि अगर उसका इंटरेस्ट एडवर्स है, तो इट्स मीन उसका डिफेंडेड जो इंटरेस्ट डिफेंडेड का है वही इसका है, उसके साथ ही कनेक्टेड है। एडवर्स माइनर एज टू मेक इट अनलाइकली दैट द माइनर इंटरेस्ट विल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय हिम। अच्छा, ये एक ही पॉइंट है कि इस चीज़ के साथ वो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि जो माइनर इंटरेस्ट है ना, अब इससे प्रोटेक्ट नहीं होगा, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डिफेंडर के साथ कनेक्टेड है, और इसका इंटरेस्ट जो है वो माइनर के इंटरेस्ट से एडवर्स है। सेकंड वजह इसके रिमूवल की हो सकती है कि वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, मतलब ये जिस फंक्शन के लिए साइन हुआ है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म ना करे। और नंबर 3 और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ अ सूट सीज टू रिसाइड विद इन अ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में अब इसकी रेजिडेंस नहीं रही, इसने लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान छोड़ दी ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी ऑफ अ सूट। और नेक्स्ट अब आ जाता है इस पे
नंबर 4 जिस पे से रिमूव किया जा सकता है फॉर एनी अदर सफिशिएंट काउज़ या किसी और सफिशिएंट काउज़ पे से रिमूव किया जा सकता है। एप्लीकेशन में बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर और बाय अ डिफेंडर फॉर हिज रिमूवल। अब ये जो दरख्वास्त इसकी नेक्स्ट फ्रेंड के रिमूवल की दी जाएगी ना, ये माइनर के बिहाफ पे कोई पर्सन भी दे सकता है, डिफेंडर भी दे सकता है। एंड द कोर्ट इफ सेटिस्फाई ऑफ द सफिशिएंसी ऑफ द काउज़ असाइन्ड, और जो अब वजूहात कोर्ट को दी जाई जा रही हैं, कोर्ट भी सेटिस्फाई होगी कि हाँ ऐसा है, मे ऑर्डर द नेक्स्ट फ्रेंड टू बी रिमूव अकॉर्डिंगली। तो अब वो इसी दरख्वास्त की बेस पे, इन्हीं ग्राउंड्स की बेस पे, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कि जो कोर्ट को दिखाया जा रहा है, कोर्ट उसी की बेस पर डिसाइड कर रहा है। जैसे कि हमने एक मशहूर वर्ड सुना हुआ है, कानून अंधा होता है, कानून को एविडेंस दिखाने पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली का मतलब यही है कि जो भई आप कोर्ट को दिखाओगे, कोर्ट उसके बेस पर डिसाइड कर देगा। तो वो कह रहे हैं कि जो उसको दिखाया गया, मतलब जो दरख्वास्त दी गई, जो ग्राउंड दिखाए गए, उसी की बेस पे अगर वो सैटिस्फाई हो गया, तो उसी की बेस पे वो नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव करने का ऑर्डर दे देगी। एंड मेक सच ऑर्डर अदर ऑर्डर एज़ टू द कोर्स इट थिंक फिट। और इसके साथ-साथ जस्ट रिमूवल का ही नहीं, अगर उसे लगता है कोई जुर्माना, कोई पैसे भी इससे लेने चाहिए नेक्स्ट फ्रेंड से इसकी ब्रीच ऑफ इस ड्यूटी की वजह से, तो वो कह रहे हैं वो कॉस्ट भी इस पर डाल सकती है वो कोर्ट। सब रूल 2 वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय एन अथॉरिटी competent इन दिस बिहाफ। और अब जो नेक्स्ट फ्रेंड है, वो ऐसा जो गार्डियन नहीं है, जो कि किसी competent अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंट हुआ था माइनर का। एंड एप्लीकेशन इज मेड बाय गार्डियंस हु अपॉइंटेड और डिक्लेयर हु डिजायर टू बी हिमसेल्फ अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड। और इसकी जगह पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी competent अथॉरिटी की तरफ से माइनर का गार्डियन अपॉइंट और डिक्लेयर हुआ है, वो दरख्वास्त देता है और वो डिज़ायर करता है, भाई मैं इस नेक्स्ट फ्रेंड की जगह पे अपॉइंट होना चाहता हूँ माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड। एंड द कोर्ट शेल रिमूव द नेक्स्ट फ्रेंड। अब कोर्ट जो है वो इस नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर देगी। अब ये जो सब रूल 2 में भी जो बताया गया ना जनरल, उसकी एक्सेप्शन में हाईलाइट कर रही हूँ, हम लास्ट में पढ़ेंगे। मैंने वो दरख्वास्त आई है ना, तो उसने रिमूव कर दिया। एंड शेल देयर अपॉन अपॉइंट द एप्लीकेंट टू बी द नेक्स्ट फ्रेंड, और जिसने दरख्वास्त दी थी उसको इस नेक्स्ट फ्रेंड की जगह पे अपॉइंट कर लिया, उन टर्म्स पे, उन कोस्ट पे जो कि सूट के अंदर पहले ही हो चुकी हैं। सही। एक्सेप्शन ये है कि इस कंपेटेंट अथॉरिटी से अपॉइंट किए हुए गार्डियन को भी वो क्यों कब नहीं अपॉइंट करती, उसकी दरख्वास्त को कब, यानी कि कोर्ट रिजेक्ट कर देगी, अनलेस इट कंसीडर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय दैट गार्डियन और नॉट टू बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइंड। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो गार्डियन कह रहा है ना कि मुझे नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होना चाहिए, ओके, उसे लगता है कि भाई इसे ऐसा नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, इसे खुद ही लग रहा है, तो उसके लिए वो रीज़न रिकॉर्ड भी करेगी। मस्ट भी कोर्ट को लगता है कि अनफिट पर्सन है, इसका इंटरेस्ट एडवर्स है, या ये किसी अपने इंटरेस्ट के तहत, मेला फाइड इंटेंशन के तहत होना चाहिए, तो कोर्ट इसको फिर नहीं अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है रूल 10। रूल 10 स्टे ऑफ प्रोसीडिंग और रिमूवल एक्स्ट्रा ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब आप जब नेक्स्ट फ्रेंड को निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा, आपकी प्रोसीडिंग स्टे आउट हो जाएंगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। भाई देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इस केस के अंदर तो वक्त ब वक्त हमें दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, केस को लीड करना है। जबकि हमने कहा कि वो सूट को प्रेजेंट भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड करेगा, उसके अंदर केस में कोई दरख्वास्त भी देनी है वो भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड देगा। माइनर खुद तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो मेजर है, वो अपने इंटरेस्ट से वाकिफ़ नहीं है। तो अब जब हम लोग नेक्स्ट फ्रेंड को निकाल देंगे, तो जब तक अब उसके लिए कोई नया नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आ जाता, तब तक हम प्रोसीडिंग को स्टे आउट कर देंगे। क्योंकि जब माइनर सूट कर रहा है या डिफेंड कर रहा है, तो उस टाइम ये केस की रिक्वायरमेंट है कि उसकी तरफ से सारी प्रोसीडिंग को डिफेंड और इंस्टीट्यूट जो है वो उसका नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ही करे। सो अब सब रूल 1 कहता है कि ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर। अगर तो माइनर के नेक्स्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, रिमूव हो गया, रिटायरमेंट हो गया, फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेट अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस। ठीक है, तो तमाम प्रोसीडिंग को स्टे आउट कर दिया जाएगा। कब तक किया जाएगा? जब तक न्यू नेक्स्ट फ्रेंड की इसकी जगह पे अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। सब रूल 2 वेयर द प्लीडर ऑफ सच माइनर omit whether a reasonable time to take steps to get a new next friend appointed। अगर अब जो माइनर का जो वकील है ना, वो रीज़नेबल टाइम के अंदर कोई प्रोसेस नहीं करता, कि इसका ओमिट कर देता है, भूल जाता है, नेग्लिजेंस में या अनइंटेंशनली उससे ये हो गया कि उसने कोई रीज़नेबल टाइम में ये एक्शन नहीं लिया कि कोई पर्सन जो है वो इस माइनर का नया नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो, उसके लिए उसने कोई एक्शन लिया। तो एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द माइनर और इन द मैटर एंड इशू, तो कोई भी पर्सन जो इसका माइनर में इंटरेस्ट है या मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट है, वो दरख्वास्त दे सकता है कोर्ट को कि भाई मुझे अपॉइंट कर लो इसका नेक्स्ट फ्रेंड। और कोर्ट जो है इस पर्सन को अगर उसे बेहतर लगेगा तो अपॉइंट कर भी सकती है। इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बिकॉज द वर्ड मे इज़ यूज्ड हियर। नेक्स्ट है
रूल 11 रिटायरमेंट रिमूवल और डेथ ऑफ गार्डियन फॉर द सूट। अब वो रूल 11 कहता है कि भाई देखें, अगर केस के अंदर गार्डियन की डेथ रिमूवल और रिटायरमेंट हो जाए तब क्या केस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सब रूल 1 वेयर द गार्डियन सब रूल 1 वेयर द गार्डियन फॉर सूट डिज़ायर टू रिटायर और डज नॉट डू हिज ड्यूटी। वो कह रहे हैं जब गार्डियन ऑफ द सूट है ना वो रिटायर होना चाहता है, यानी वॉलंटरी तौर पर खुद ही अपने इस पोस्ट को छोड़ना चाहता है, और या फिर अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करता, या वेयर अदर सफिशिएंट ग्राउंड इज मेड टू पेयर, या कोई दूसरा सफिशिएंट ग्राउंड जाहिर हो रहा है, कोर्ट फिर उसे इजाज़त दे सकती है इस गार्डियन को उस रिटायर होने की, और उसे रिमूव भी कर सकती है, और कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कोस्ट साथ में उसके रखते हुए जो उसे बेहतर लगती हैं। सब रूल 2 वेयर द गार्डियन फॉर द सूट रिटायर इज रिमूव बाय कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ कोर्ट। अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ सूट गार्डियन रिटायर हुआ है, डाई हुआ है, रिमूव हुआ है कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट जो है वो इसकी जगह पे एक नया गार्डियन अपॉइंट करेगी, और शेल का वर्ड इसका मतलब लाजिम किया जाएगा। सब नेक्स्ट है रूल 12 कोर्स टू बी फॉलोड बाय अ माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। रूल 12 बेसिकली इस सिनेरियो से डील कर रहा है कि भाई देखें, केस के अंदर एक प्लेंटिफ माइनर था या एप्लीकेंट माइनर था, अब वो मेजर हो गया है, तो अब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। टोटल 5 सब रूल हैं इसके। सब रूल 1 कहता है कि अ माइनर प्लेंटिफ और अ माइनर नॉट अ पार्टी टू द सूट ऑन हिज बिहाफ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब कह रहे हैं कि केस के अंदर एक प्लेंटिफ मुदई जो है वो माइनर है, या एक पर्सन जो कि पार्टी ऑफ द सूट नहीं है उसके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन दी गई है और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, और जिसके बिहाफ एप्लीकेशन दी गई वो माइनर है। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अब ये माइनर प्लेंटिफ और ये माइनर एप्लीकेंट जब ये मेजोरिटी ऑब्टेन करते हैं तो इलेक्ट वेदर ही विल प्रोसीड विद द सूट और एप्लीकेशन। तो इन्होंने ये इलेक्शन करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि आया क्या वो इस सूट और एप्लीकेशन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। सब रूल 2 वेयर ही इलेक्ट टू, अब जाहिर सी बात है दो कंसिक्वेंस होंगे, या तो वो उसे आगे लेकर चलना चाहेंगे या वो नहीं लेकर चलना चाहेंगे। अगर वो आगे लेकर चलना चाहेंगे तब क्या होगा, ये भी इसी रूल में बताया, नहीं लेकर चलना चाहेंगे तो क्या होगा, वो भी इसी रूल में बताया। सब रूल 2 कहता है कि अगर वो इस प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो प्रोसीजर बताया। वेयर ही इलेक्ट टू प्रोसीड विद द सूट और एप्लीकेशन, अगर वो चाहते हैं इस सूट और एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना, ही शैल अप्लाई फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड एंड फॉर लीव टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम। तो फिर वो एक दरख्वास्त देंगे कोर्ट को कि कोर्ट ऑर्डर पास करे जिसके तहत उसके नेक्स्ट फ्रेंड को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, और साथ ही वो इजाज़त मांगते हैं कि अब वो अपने नाम पे इस केस की प्रोसीडिंग को या इस एप्लीकेंट की एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। रूल 3 द टाइटल ऑफ द सूट एप्लीकेशन शैल इन सच केस में बी करेक्टेड सो एज टू रीड हेंस फोर्थ दस। वो कह रहे हैं अब सूट और एप्लीकेशन का टाइटल जो है वो अब करेक्ट हो जाएगा, और अब जो फॉलोइंग में जिस तरह बताया जिस तरह इस तरह रीड किया जाएगा, लाइक ए बी लेट अ माइनर बाय सी डी इज नेक्स्ट फ्रेंड बट नॉट हैविंग अटेन मेजोरिटी। सो मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कर लें कि केस के अंदर मिस्टर वाई जो हैं वो माइनर हैं, और उनके साथ जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो मिस्टर जेड है। नहीं, मिस्टर जेड माइनर है, मिस्टर वाई जो है वो उनके साथ मेजर है, नेक्स्ट फ्रेंड है। मिस्टर ज़ेड अब वो माइनर से मेजर हो गए, तो इधर आ जाएगा कि ज़ेड लेट अ माइनर बाय वाई हिज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ हैविंग अटेन मेजॉरिटी। सही। नेक्स्ट है रूल 4 वेयर ही इलेक्ट टू अबेंडन द सूट और एप्लीकेशन। अब यहाँ पर रूल 4 में सब रूल 4 में बताया जा रहा है कि अगर वो ये डिसाइड करता है कि भाई मुझसे मैंने तो ये प्रोसीडिंग नहीं आगे लेकर चलनी, ना मैंने इस दरख्वास्त को आगे लेकर चलना है, ना मैंने इस दावे को लेकर आगे चलना है, वो इसे अबंडन करने का डिसाइड करता है। वो कह रहे हैं वेयर ही इलेक्ट टू अबेंडन द सूट एप्लीकेशन, अगर वो डिसाइड करता है कि मैं वो गिव अप करना चाहता हूँ इस सूट एप्लीकेशन से, ही शेल if a sole plaintiff or a sole applicant apply for an order to dismiss the suit or application, अगर तो वो अकेला ही मुद्दई है इस केस में, अकेला ही दरख्वास्त गुजार है, तो वो तो सिंपली तौर पर दरख्वास्त देगा कोर्ट को कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करे जिसके तहत वो डिमांड करता है कि सूट को इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन ऐसे ही डिसमिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसके ये तो अभी अभी मेजर हुआ है ना, उस दौरान उस केस के अंदर कितना खर्चा हो गया इसके नेक्स्ट फ्रेंड का और डिफेंडर का। तो वो कह रहे हैं कि डिसमिस कराने के लिए इसे पहले कॉस्ट देनी पड़ेगी जो कि डिफेंडेंट की लगी है, ऑपोजिट पार्टी की लगी है, और जो भी इसके नेक्स्ट फ्रेंड की इसमें हुई है वो कॉस्ट पे करके ये दरख्वास्त और सूट को विड्रॉ करवा सकता है। रूल 5 एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड एक्स पार्टी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस रूल के अंदर जो भी आप लोगों ने जो एप्लीकेशन है ना वो एक्स पार्टी डिसाइड हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने दरख्वास्त दी कि मैं इस केस को आगे लेकर नहीं चलना चाहता, और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दे के ही इस दरख्वास्त को आगे ख़त्म किया जाएगा ना, वो नहीं आती, कोर्ट एक्स पार्टी उस एप्लीकेशन पे डिसीजन दे सकती है। लेकिन बट नो ऑर्डर डिस्चार्जिंग नेक्स्ट फ्रेंड एंड परमिटिंग अ माइनर प्लेंटिव टू प्रोसीड इन हिज नेम शैल बी विदाउट नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड। लेकिन
लेकिन इस रूल के तहत एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं आ सकता। मतलब अगर आप खुद केस को कंटिन्यू करना चाहते हो या अबंडन करना चाहते हो, तो आपके नेक्स्ट फ्रेंड को इससे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही आपको अलाउ किया जाएगा कि भई आप अपने केस के प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, जब तक इसका नोटिस आपके नेक्स्ट फ्रेंड को नहीं दे दिया जाता। रूल 13 कहता है वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजॉरिटी डिज़ायर टू रिप्यूडिएट सूट। अब यहाँ पर को प्लेंटिफ की बात हो रही, मतलब एक केस के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं। को प्लेंटिफ की अगर बात करें तो उसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि केस में भाई हो सकता है एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो, तो कह रहे हैं अगर को प्लेंटिफ यानी मुद्दई ज़्यादा है केस के अंदर, तो और उनमें से कोई एक मुद्दई जो है वो माइनर है, तो वो पर्सन जब मेजोरिटी अटेन करता है, वो को प्लेंटिफ माइनर को प्लेंटिफ जब मेजोरिटी अटेन कर लेता है और उसकी ये डिज़ायर है कि वो केस को आगे लेकर नहीं चलना चाहता, तो देन क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। टोटल 4 सब रूल हैं इसमें। सब रूल 1 कहता है कि वेयर अ माइनर को प्लेंटिफ ऑन अटेनिंग मेजोरिटी डिज़ायर टू रिप्यूडिएट द सूट, यानी माइनर को प्लेंटिफ था, जैसे ही वो मेजर हुआ उसकी डिज़ायर थी कि वो सूट को आगे लेकर नहीं चलना चाहता था, सिंपल इज़ दैट वो भी दरख्वास्त देगा अपने नाम पे कि भाई इसका नाम जो है वो ऐसा को प्लेंटिफ सूट से स्टक आउट कर दिया जाए। अब कोर्ट इसको स्टक आउट करने से पहले एक पैरामीटर टेस्ट करती है कि क्या ये नेसेसरी पार्टी है या ये नेसेसरी पार्टी नहीं है। अगर तो ये नेसेसरी पार्टी नहीं है तो कोर्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड द कोर्ट इफ फाइंड दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्टी, कोर्ट को पता चल गया कि भई ये तो नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो देन शैल डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट ऑन सच टर्म्स कोर्स अदरवाइज। ठीक है, तो कोर्ट अब आसानी से, क्योंकि नेसेसरी पार्टी नहीं थी, नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बगैर सूट की प्रोसीडिंग को आप कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, तो ये अगर निकल जाएगा तो वो सूट की प्रोसीडिंग को किस तरह चलाएंगे। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट अक्को को लगता है कि भाई ये तो नेसेसरी पार्टी नहीं है, उसकी दरख्वास्त पे इसका नाम स्टक आउट कर देगी उन टर्म्स पे, उन कॉस्ट पे, उस कंडीशन पे जो कि कोर्ट को बेहतर लगेगी। एंड नोटिस ऑफ एप्लीकेशन शेल बी सर्व, और इस एप्लीकेशन का नोटिस जो है वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड को दिया जाएगा, बाकी को प्लेंटिफ को दिया जाएगा और डिफेंडेड को दिया जाएगा। सब रूल थ्रू 3 कहता था कॉस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ सच एप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग देयर टू इन द सूट शेल बी पेड बाय। अब इस दरख्वास्त की जो कॉस्ट है और इसके अलावा जो प्रोसीडिंग इस केस के अंदर हुई हैं, वो उस पार्टी ने पे करनी है जो उसको कोर्ट डायरेक्शन देगा। सब रूल 4 कहता है कि वेयर द एप्लीकेंट इज अ नेसेसरी पार्टी द सूट, लेकिन ये एप्लीकेंट जो है वो अगर नेसेसरी पार्टी ऑफ द सूट था, जिसके बगैर सूट की प्रोसीडिंग कंटिन्यू चल ही नहीं सकती थी, जो दरख्वास्त दे रहा है कि भाई मेरा नाम स्टक आउट करो, कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, अब तो आप नेसेसरी पार्टी हो, हम अब आपको केस को आपको निकाल देंगे, तो मैटर किस तरह डिसाइड होगा भाई। तो वो कह रहे कोर्ट फिर इस सिचुएशन में ये डायरेक्शन देता है कि वो उसे प्लेंटिफ नहीं रहने देता इस केस में, उसे डिफेंडेड बना देता है। एक तरह से देखा जाए, आप अपना प्लेंटिफ थे, आप कोई रिलीफ क्लेम कर रहे थे, आपने कहा मेजर होते साल ही कि मैं नहीं करना चाहता, आप नेसेसरी पार्टी नहीं थे, कोर्ट ने आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉस्ट वगैरह लेके स्टक आउट कर दिया आपको, लेकिन अगर आप नेसेसरी पार्टी थे तो कोर्ट ने आपको डिफेंडेड बना दिया। अब भी आपने अपना क्लेम तो विदड्रॉ कर ही दिया ना, इसका मतलब आपको अब उसने डिफेंडेड की वाली साइड पर कर दिया। और एक तरह से देखा जाए, जो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पर्सन अपना सूट स्टक ऑफ कर रहा है ना, और डिफेंडेड की साइड पर हो गया है, तो ये बिल्कुल वैसे ही गद्दार की सिचुएशन वाली इसकी बन जाएगी कि, यानी कि जिस तरह हॉस्टाइल विटनेस नहीं अपनी पार्टी के लिए खतरनाक साबित होता है क्योंकि वो मुकर जाता है गवाही से आके, अपनी पार्टी के अगेंस्ट गवाही दे देता है। तो इसी तरह ये भी एक तरह से देखा जाए तो अपना रिलीफ छोड़ रहा है, अब डिफेंडेड की साइड पर चला गया है, तो अब डिफेंडेड के केस को ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैटर है विल का, जिसके अंदर 2 पार्टी हैं बेनिफिशियरी ऑफ द विल। एक पार्टी मेजर है और दूसरी 3 पार्टी हैं बेनिफिशियरी ऑफ द विल हैं, नहीं 2 पार्टी बेनिफिशियरी ऑफ विल हैं, मिस्टर ए और मिस्टर जेड, दोनों ही माइनर हैं, और के इनके बिहाफ पे सूट जो है वो इनका दायर किया हुआ है इनके नेक्स्ट फ्रेंड मिस्टर वाई ने, और जिन पार्टी के अगेंस्ट केस चल रहा है वो आप फर्ज कर लें वो बी और सी हैं। अब हुआ क्या कि ये जो मिस्टर जेड है ना, जैसे ही ये मेजर हुए इन्होंने कहा कि मैं अपना सूट रिप्यूडिएट करना चाहती हूँ, मुझे ये आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है। तो अब कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बेनिफिशियरी ऑफ द विल है, इसको निकाल देंगे तो ये बेशक मिस्टर ए भी नेसेसरी पार्टी हैं लेकिन मिस्टर जेड भी नेसेसरी पार्टी है, इसको निकाल नहीं सकते हम लोग इस केस से, तो फिर उसको वो डिफेंडेड साइड पे ऐड कर देगी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, मतलब मिस्टर बी सी के साथ इसको भी पार्टी बना देगी, और अब केस रह जाएगा मिस्टर ए और मिस्टर ए वाई का वर्सेस
मिस्टर बी सी जेड के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 14, अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। A minor on attaining majority may, if a sole plaintiff apply that a suit is instituted in his name by his next friend, be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper। वो कह रहे हैं एक माइनर था, मेजोरिटी उसने अटेन की, अकेला मुदई था उस केस में, वो दावा दायर करता है कि भाई जो उसके नेक्स्ट फ्रेंड ने इसके नाम पे दावा दायर किया था ना, उसे डिसमिस कर दिया जाए इस ग्राउंड पे क्योंकि ये अनरीजनेबल है और इम्प्रॉपर है। सब रूल 2, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन ऑल पार्टीज कंसर्न। अब तमाम कंसर्न पार्टीज को इस एप्लीकेशन का नोटिस दिया जाएगा। वो कंसर्न पार्टीज कौन होंगे? जाहिर सी बात है, डिफेंडेड और नेक्स्ट फ्रेंड। एंड द कोर्ट अपॉन बीइंग सेटिस्फाई ऑफ सच अनरीजनेबल और इम्प्रॉपरिटी, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि वाकई ये दावा अनरीजनेबल इम्प्रॉपर है तो मे ग्रांट द एप्लीकेशन, वो इस एप्लीकेशन को एडमिट करेगा और ऑर्डर पास करेगा कि नेक्स्ट फ्रेंड ने टू पे द कॉस्ट ऑफ ऑल पार्टी इंस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एनीथिंग डन द सूट। मतलब इस सूट में अभी तक जितनी प्रोसीडिंग हुई है उसकी और इस दरख्वास्त की कॉस्ट, यानी जो माइनर ने जमा करवाई उसकी कॉस्ट वो कहेगा कि नेक्स्ट फ्रेंड ने पे करनी है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा और मेक सच ऑर्डर एज थिंक फिट, या वो ऑर्डर पास करेगा जैसे बेहतर लगेगा। अब यहाँ पर एक तरह देखा जाए तो रूल 14 के तहत आपको ये पता चला कि अगर माइनर अपने दावे से मेजर होकर निकलना चाहे कि उसने ये प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं रखनी और उसका नाम वो ये रख दे कि तो नेक्स्ट फ्रेंड की वजह से बेफजूल की प्रोसीडिंग चल रही थी, अनरीजनेबल थी, मैं तो माइनर था, तब तो वो कोर्स से बच सकता है। लेकिन अगर वो कहे ऐसे ही निकलना चाहे तो रूल 12 और 13 के तहत उसे कॉस्ट वगैरह देनी पड़ रही थी। तो अगर आपके पास ऐसा लॉयर कोई क्लाइंट आता है जो पहले किसी केस के अंदर माइनर था और अब वो अपना केस निकालना, उस केस में से वो खुद निकलना चाहता है, तो आप उसको रिलीफ के तौर पर, क्योंकि आप उसके वकील हो, तो आप उसे किस तरह, उसको आप किस तरह फेवर दे सकते हो? आप उसे कहोगे कि भाई हम आपकी दरख्वास्त में ये चीज़ मेंशन करेंगे कि ये दावा आपके नेक्स्ट फ्रेंड की तरफ से बेफजूल इसको तोल दिया गया, अनरीजनेबल था, ताकि माइनर को कोस्ट से, जो अब मेजर हो गया, कोस्ट से बचाया जा सके। रूल 15 कहता है, रूल 15, एप्लीकेशन ऑफ रूल टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सो कह रहे हैं द प्रोविजन कंटेन इन रूल 1 टू 14, यानी कि इसी ऑर्डर की रूल 1 टू 14 में जो रूल्स, जो प्रोविजन मेंशन हुई हैं, वो एज फॉर देयर एप्लीकेबल शेल एक्सटेंड टू द पर्सन एट जज टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब जो पर्सन बाय कोर्ट ऑर्डर, और जज मतलब है बाय कोर्ट डिसीजन, बाय कोर्ट ऑर्डर, यानी अगर कोई पर्सन बाय कोर्ट ऑर्डर ये डिसाइड हुआ है कि वो अनसाउंड माइंड है, एंड टू द पर्सन हु दो नॉट टू बी एडजस्ट, और अगर कोई पर्सन बाय कोर्ट ऑर्डर ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन ऑन द इंक्वायरी ऑफ अ कोर्ट ये फाइंड आउट हुआ है कि ये पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है या किसी मेंटल इन्फर्मिटी की वजह से ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है, अगर ये दावा करता है या इसके अगेंस्ट दावा किया जाए, तो ऐसे पर्सन के ऊपर भी ऑर्डर 32 के रूल 1 टू 14 की प्रोविजन अप्लाई होंगी। सो इट्स का मतलब ये हुआ कि जब किसी अनसाउंड माइंड बंदे ने दावा करना है, डिफेंड करना है, तो उसके बिहाफ पे भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ही करेगा, उसके बिहाफ पे भी दरख्वास्तें यही वगैरह देंगे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ये अनसाउंड माइंड ना रहे और ये भी मुकदमे से निकलना चाहे तो ये भी निकलने के लिए दरख्वास्त वगैरह दे सकता है। सो रूल 16 कहता है सर्टन लॉ नॉट टू बी इफेक्टेड। अब ये जो है ना रूल 16, ये बेसिकली डील करता है सेविंग क्लाउज, आप इसे कह सकते हैं ऑर्डर 32 की, यानी नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी ये ऑर्डर 32 की प्रोविजन किन मैटर पे अप्लाई नहीं होती, ये इस सिनेरियो से डील करता है। नथिंग इन दिस ऑर्डर शेल बी कंस्ट्रूड। कंस्ट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ को एज्यूम करना, तामीर करना कि ऐसा है, तो कह रहे नथिंग इन दिस ऑर्डर शेल बी कंस्ट्रूड टू अफेक्ट और इन एनी वे डेरोगेट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एनी लोकल लॉ फॉर द टाइम being in force relating to a suit by or against minor और by or against lunatic or other person of unsound mind। मतलब अगर कोई कानून जो है जो इस टाइम एग्जिस्ट करता है, जो कि कानून डील करता है, अगर कोई दावा जो है वो माइनर करता है या उसके अगेंस्ट किया जाता है, अगर कानून कोई इससे रेलेवेंट है या कोई कानून इससे रिलेटेड है कि कोई लुनेटिक या अनसाउंड माइंड पर्सन कोई दावा करता है या उनके अगेंस्ट किया जाता है, अगर कोई कानून इन मैटर से रिलेटेड है, तो इस ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उस पहले से एग्जिस्टिंग लॉ के किसी प्रोविजन को डेरोगेट करे, मतलब उस पर कोई इफ़ेक्ट करे, मतलब उस पर सुपरसीड करे, वो उस पर कोई किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। एक तरह से देखा जाए तो वो इसके साथ कॉरस्पेंडिंग, मतलब दोनों साथ पर साथ ही चलेंगी, उस पर किसी किस्म का, उस पर सुपरसीड नहीं करती, उस पर किसी किस्म का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं डालती, मतलब उसको कैंसल नहीं करेंगी।
सो ये हमारे पास रूल 16 था, और इसी के साथ हमारा ऑर्डर 32 जो है वो सीपीसी का कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह।